जय हिंद। क्षमा गणी साथियों। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। इन 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में 12 अनुसूचियों में बांटा गया है। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, जिनको बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से 12 कर दिया गया। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। 22 भागों में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है और कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। इन 22 भागों में से एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भाग 5 पे हम आज चर्चा करेंगे। भाग 5 जो संघ से संबंधित है। भाग 5 अनुच्छेदों की अगर बात करें अपन, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद भाग 5 में आते हैं। भाग 5 को भी 5 अध्याय में विभक्त किया गया है। भाग 5 के 5 अध्याय हैं। पहला है कार्यपालिका। अनुच्छेद की अगर अपन बात करें तो कार्यपालिका के अनुच्छेद हैं 52 से 78 तक। दूसरा भाग आता है इसका व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक व्यवस्थापिका में आते हैं। फिर तीसरा भाग है अध्यादेश। जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद आता है, 123 नंबर। चौथा भाग आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अगर अपन अनुच्छेदों की बात करें तो 124 से लेकर 147 तक। और पांचवा और अंतिम भाग आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ये 5 भाग आ गए। कार्यपालिका में अगर अपन बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो कार्यपालिका से तात्पर्य है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंदर आती है संसद। संसद के 3 भाग होते हैं।
लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर केंद्रीय व्यवस्थापिका बनती है, जिसे हम संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका की अगर बात करें अपन, तो कार्यपालिका का में शामिल कौन कौन है, किस किस से मिलकर कार्यपालिका बनती है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। और एक इसमें आते हैं महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी, इनसे मिलकर केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्य क्या होता है इनका? कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका जो संसद है वो कानून का निर्माण करती है, और उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। तीसरा अध्याय आ गया इसका, अध्यादेश। अध्यादेश भी एक कानून ही है, लेकिन ये अस्थायी कानून है। जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब कभी संसद सत्र में नहीं होती है और किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का भी महत्व उतना ही होता है जितना कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का होता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही संसद सत्र में आएगी, तब इसको कानून का रूप दे दिया जाएगा। अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है कानून, तो यह लागू रहता है। अगर यह पास नहीं हो पाता है, तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। अब चौथे अध्याय की अगर बात करें, तो इसमें आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आता है अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या है? एक तो इसका होता है कि कानून की व्याख्या करना, तथा दूसरा होता है न्याय करना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे केक भी कहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका काम होता है केंद्र के लेखाओं की लेखांकन व अंकेक्षण।
ये पांचवा अध्याय भाग 5 के ही है, जिसको हम आज अपन कार्यपालिका की बात करेंगे। और कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति की। उसके बाद आगे के अध्याय में सा, बाकी सारों को पढ़ लेंगे। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस के अंदर पॉलिटी रहता है, तो उसमें अगर केंद्रीय राज्य व्यवस्था रहता है तो उसमें से ये भाग 5 से एक क्वेश्चन आना तय होता है। कम से कम मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इसमें से। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी अपन बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, 62 राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 की अगर अपन बात करें, उसमें दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात 52 में प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 की अगर अपन बात करें तो 53 में दिया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 54 की अगर अपन बात करें तो 54 में दिया गया है निर्वाचक मंडल। क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है, गणतंत्र से तात्पर्य होता है कि राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। तो चुना जाएगा तो उसका निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जनता सीधे तौर पे राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं, जो सांसद और विधायक, जो जिनका निर्वाचन जनता करती है, उनके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है और वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? एक नंबर पर आते हैं सांसद, निर्वाचित सांसद। निर्वाचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर जैसे अपन बात करें संसद में, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जनता के द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं केवल वही सांसद भाग लेते हैं। और सांसद मतलब लोकसभा
प्लस राज्यसभा। दूसरी बात करें अपन तो निर्वाचित विधायक। इसमें भी विधायक निर्वाचित ही होंगे। निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक दोनों मिलकर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचक मंडल, उसमें भाग लेते हैं और ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अलावा एक संविधान संशोधन है, 17वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1992। 17वां संविधान संशोधन 1992, इसको याद रखिए। इसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा का निर्माण किया गया और पांडिचेरी, जिसमें विधानसभा पहले से ही विद्यमान थी लेकिन उसका राष्ट्रपति के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, 17वां संविधान 1992 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उनको शामिल किया गया। उन्नीस सौ बानवे से पहले दिल्ली में विधानसभा नहीं थी। इसके अलावा नोट डालकर लिखना कि कुछ राज्यों में जो विधान परिषद का प्रावधान है, कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 55 की अगर अपन बात करें, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। 54 में निर्वाचक मंडल, कौन कौन लोग शामिल होंगे, और 55 में दी गई है उसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया या पद्धति।
अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया या पद्धति। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि ये रिवीजन के लिए आपके काम आएंगे। नोट्स एक बार तैयार कर लेंगे, मेहनत एक बार लगेगी। और निश्चिंत रहिएगा, जो मैं पढ़ा दूंगा उसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो मैं लिखाते जा रहा हूँ साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल मत संक्रमणीय पद्धति। अच्छा, ये क्या चीज ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय पद्धति। अब इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले दिया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि एक तो राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, तो सभी का समान रूप से कोशिश की जाती है कि सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व हो, सबको वोट जो है वो बराबर रहे। उसका अनुपात एक तो जनसंख्या के अनुपात में, जैसे राज्य, कुछ राज्य जैसे भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन दो आधार पे राज्य छोटे और बड़े होते हैं, एक तो जनसंख्या के आधार पे और एक क्षेत्रफल के आधार पे। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो लोगों को महत्व है, उसके लिए हम जनसंख्या के अनुपात में इसको इसका संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है इस पद्धति के माध्यम से। कि जैसे कहीं जनसंख्या बहुत कम होती है तो उनके विधायक का मत मूल्य बहुत कम होगा, जहां जनसंख्या ज्यादा है तो उनका मत मूल्य थोड़ा अधिक होगा। और दूसरा है कि वो केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कोशिश की गई है कि जैसे केंद्र के जितने भी सांसद हैं उनका मत मूल्य, और अनुपात में अगर अपन रखें कि जितने भी एमएलए हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं पूरे देश के, उनका मत मूल्य समान होता है। तो इसको एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल मत संक्रमणीय पद्धति, इससे तात्पर्य है कि जैसे हम जैसे एमपी एमएलए या सरपंच पार्षद के इलेक्शन होते हैं, उसमें जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव करती है और एक ही व्यक्ति को वोट देता है, एक ही प्रत्याशी को वोट देता है, सभी को नहीं दे पाता। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर चार प्रत्याशी खड़े हो गए तो चारों को वोट देगा। प्रत्येक जो निर्वाचन मंडल में जो भी शामिल है, जो भी मतदाता होगा, जैसे एमपी हो या एमएलए हो, निर्वाचित जो भी है, तो वो प्रत्येक को अगर चार प्रतिनिधि खड़े हो गए उम्मीदवार, तो चारों को वो वोट देंगे। कैसे देंगे? इसमें प्रीफरेंस होती है, प्राथमिकता। जैसे मान लीजिए चार प्रत्याशी ये खड़े हैं, ए बी सी डी। चार व्यक्ति उम्मीदवार हैं, तो चार ही इसमें कॉमन कॉलम होते हैं, चार ही प्राथमिकताएं होती हैं। पहली प्राथमिकता, दूसरी, तीसरी और चौथी।
जिस तरह से यूपीएससी के एग्जाम में प्रेफरेंस भरवाई जाती है या आरपीएससी के एग्जाम में प्रेफरेंस भरवाई जाती है, ठीक वैसे ही इसमें प्रेफरेंस होती है। सबसे पहले पहली प्रेफरेंस काउंट की जाती है। जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं, 100 वोट में से अब ये जैसे एक निर्वाचक है, ये पहली प्रायोरिटी पे जैसे ए को रख दिया, और दूसरी प्रायोरिटी पे इसने सी को रख दिया, तीसरी पे उन्होंने डी को रखा और चौथी प्रायोरिटी उन्होंने बी को दी। तो सबसे पहले पहली प्रायोरिटी के वोटों की काउंटिंग होगी। अगर पहली प्रायोरिटी के जो वोट है प्राथमिकता के, उनमें उनका अगर उन चारों प्रतिनिधियों उम्मीदवारों में से किसी का भी आधे से एक ज्यादा मत प्राप्त हो जाता है तो विजेता घोषित हो जाता है। अगर आधे से ज्यादा मत प्राप्त नहीं होते हैं तो यह जिसके सबसे कम मत होते हैं उसके आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। मान लीजिए 100 मत है, 100 में से पहली प्राथमिकता के ए को जैसे 40 मत मिल गए, बी को 30 मिल गए, सी को 20 मिल गए और डी को 10 मिल गए। तो अपन देखते हैं किसी को भी आधे से एक मत ज्यादा नहीं मिला है। बाकी चुनाव में यह होता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें सर्वाधिक मत जिसके होते हैं वो विजेता हो जाता है। लेकिन ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय प्रणाली होती है। इसमें आधे से एक मत जब तक ज्यादा नहीं होता है, कोई भी उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है, तब तक ये वोट ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो इनकी काउंटिंग की जाती है, पता चलता है कि कोई भी विजेता नहीं हुआ या न्यूनतम कोटा जो आधे से एक ज्यादा है वो प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको सबसे कम जिसने मत प्राप्त किए हैं उनको बाहर किया जाता है। तो जैसे डी के मत सबसे कम है, 10 मत है इनके, तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। और इनके जो 10 मत है इनकी सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी कि इन्होंने दूसरे नंबर पे दूसरी प्राथमिकता में किसको वोट किया है। तो इनमें से मान के चलो कि 6 मत इन्होंने, 10 में से 6 बी को है सेकंड प्रायोरिटी, 3 सी को मिला और 1 ए को मिला। अब काउंटिंग की जाती है तो इनके 41 हो गए, इनके 36 हो गए और इनके 23 हो गए। अभी भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो अब सबसे कम वाले बचे हैं सी, इनको बाहर किया जाएगा और इनको जो प्राथमिक जो पहली प्राथमिकता के जो वोट मिले थे उनकी तो सेकंड देखी जाएगी, और जो डी से जो मत आए हैं उनकी तीसरी प्राथमिकता है उसको देखा जाएगा कि वो वोट किसको मिल रहे हैं। तो इनमें से मान लीजिए 5 मत ए को मिले और बाकी के 18 बी को मिल गए, सी जो है वो बाहर हो गए। वापस काउंट किया जाता है, बी को 54 वोट मिल जाते हैं। इसी के साथ बी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दूंगा। अभी बात करते हैं इनके
एमपी और एमएलए का जो मत की वैल्यू निकाली जाती है। सबसे पहले एमएलए के मत की वैल्यू निकाली जाती है। तो उसमें राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के कुल निर्वाचित विधायक और इसके गुणा में 1000। ये 1000 यहाँ विधायकों के गुणा में भी दिया जा सकता है, या फिर यहाँ इसको भाग में भी 1000 किया जा सकता है। एक ही बात है ये। या फिर इसको ऐसे 1/1000 भी लिखा जा सकता है। ये निकल जाएगा एक विधायक का मत मूल्य। राजस्थान की अगर अपन बात करें, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है सॉरी, वो 129 है। सर्वाधिक की बात करें तो एमपी का है 208। सॉरी, यूपी का। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम विधायक का मत मूल्य सिक्किम का है 7। एमएलए का मत हमने निकालना समझ लिया कि राज्य की टोटल जनसंख्या होती है, उसमें राज्य के निर्वाचित होने वाले कुल विधायकों की संख्या गुणा 1000। इससे विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। जैसे राजस्थान का विधायक मत मूल्य है 129, सर्वाधिक विधायक का सर्वाधिक मत मूल्य यूपी का है 208 है, और सबसे कम मत मूल्य सिक्किम का है 7। अब अगर एमपी की बात करें, निर्वाचित, ये निर्वाचित मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। देश के सभी विधायकों का मत मूल्य देश के सभी विधायकों के मतों का योग बटे में आ जाएगा।
कुल निर्वाचित होने वाले सांसद। यहाँ सांसद से तात्पर्य एमपी और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से है। ये अगर अपन लोकसभा की बात करें तो ये 543 है और राज्यसभा के 233 है। ये अपने टोटल 776 टोटल एमएलए हैं, एमपी है सॉरी। इस फॉर्मूले से एमपी का मत मूल्य आ जाएगा। एमपी का एक एमपी का मत मूल्य जो है वो 708 है। अगर टोटल विधायकों का मत मूल्य 5.49 लाख और सेम सांसदों के कुल मतों का योग भी, क्योंकि बराबर है दोनों का। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतों का की बात करें तो ये आ जाएगा 10.98 लाख। जनसंख्या क्योंकि हर 10 साल के बाद बदलती है, तो हो सकता है कहीं जैसे दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण कर रखा है, उत्तरी भारत में है नहीं इतना, तो दक्षिण भारत की जनसंख्या कम बढ़ रही है। तो अगर जनसंख्या के आधार पे मानेंगे तो दक्षिणी भारत को नुकसान हो जाएगा, उत्तरी भारत को जिनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है उनको फायदा हो जाएगा। तो इसका समाधान निकालने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए जनसंख्या का आधार वर्ष जो है वो 1971 माना गया है। 1971 की जनगणना के अनुसार मत मूल्य निकाला जाता है और 84वां संविधान संशोधन 2001 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसमें 2026 तक 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा।
वरीयता की बात की थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में प्रथम प्रथम वरीयता के हिसाब से अगर विजेता घोषित नहीं होता है तो दूसरी वरीयता जिसके सबसे कम मत है उसका बाकियों को ट्रांसफर किया जाता है और उसकी दूसरी वरीयता देखी जाती है। फिर यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक विजेता घोषित नहीं हो जाता या न्यूनतम कोटा जो आधे से एक वोट ज्यादा प्राप्त नहीं होता। तो क्या ऐसा हुआ है कभी? तो आज तक के चुनाव में 1969 में वीवी गिरी 1969 में वीवी गिरी के चुनाव के लिए दूसरी वरीयता का उपयोग किया गया था। और वीवी गिरी जो है वो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। द्वितीय वरीयता का उपयोग और वीवी गिरी निर्दलीय राष्ट्रपति बने। ये तीन फैक्ट इनके बारे में याद रखिए। अनुच्छेद 56। 56 का संबंध कार्यकाल से है। 56 में उल्लेख किया गया है कि सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। इसी में यह प्रावधान किया गया है कि 56 अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र भी दे सकता है कार्यकाल से पहले। 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। 56(2) में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति सबसे पहले जब राष्ट्रपति इनको त्यागपत्र दे देंगे तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे।
लोकसभा अध्यक्ष को ही क्यों? क्योंकि हमारे लोकतंत्र है और लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। जनता के प्रतिनिधित्व जो करते हैं उनको सबसे पहले पता होना चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले सूचना दी जाती है। तथा इसी में प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष से पूर्व भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम महाभियोग का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ये आर्टिकल 56 में केवल महाभियोग शब्द का उल्लेख हुआ है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। नोट डालकर एक बात देखना कि जब तक 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी जब तक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक पद रिक्त नहीं किया जाएगा। अर्थात जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है राष्ट्रपति का, उसके बावजूद भी दूसरा जो उसका उत्तराधिकारी है, जो नए राष्ट्रपति चुनकर जब तक पद ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। अनुच्छेद 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन।
अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है, जिसमें दिया गया, जिसमें किसी भी राष्ट्रपति के दोबारा चयन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वो असीमित बार तक भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कितनी भी बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति जितना चाहे बन सकता है, कोई कोई प्रतिबंध नहीं है। तो साथियों, आज यहाँ तक ही करते हैं। इसके आगे के बचे हुए 62 तक के अनुच्छेद प्लस उनकी शक्तियां, वो आगे के वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।